दूर दूर तक फैला ये भूभाग इसका जरा जरा उस लूट से सींचा गया है जिसने इंसानी सभ्यता की नई कहानी, नई इबादत लिखी है। इस गिरिखंड में लोग मारे गए, कत्ल भारत हुए, हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भर आया। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीरती सरहद पार तक फैल गई। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरिखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है। मैं अपनी संतानों के लिए क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं उनका भला, उनकी खुशियां इस संसार में भी और इसके बाद वाले संसार में भी। समस्त मानव जाति के लिए यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना किस हद तक है, और यदि तुम में से कुछ इसे समझ भी जाए तो भी तुम इस कामना की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मैं अहिंसा के उसी नाद का प्रतीक हूं जिसने इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। ईसा की चौथी शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति के शुरुआत का समय था। देश, जन, विश्व, ग्राम, कुल और राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग कायदे कानून। समय आया ईसा पूर्व 321 का। 25 साल का नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन कौशल्य जैसे गुरु की नंद की फौज पे भारी पड़ी। सुनो चंद्रगुप्त, तुम्हें अगर नंद का समूल नाश करना है तो धैर्य से काम लेना होगा, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह भी जलेगा और पेट में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए चंद्रगुप्त, खिचड़ी को किनारे से खाते हुए बीच की ओर बढ़ो। इस तरह बिना खुद को आहत किए तुम आखिरी दाने तक को खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार तुम्हें नंद की राज्य पर विजय प्राप्त करनी है। मेरे बताए मार्ग पर चलो। वो समय दूर नहीं जब सत्ता का केंद्र तुम्हारे हाथों में होगा। तुम अधिपति बनोगे। चंद्रगुप्त ने कौशल्य के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। लक्ष्य था केंद्र पर अधिकार जमाना। गंगा किनारे का प्रदेश चंद्रगुप्त की मुट्ठी में आ गया। इसी बीच सिकंदर भारत से वापस लौट गया। सिकंदर के चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, चंद्रगुप्त ने उसका भरपूर फायदा उठाया। चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता चला। इन प्रदेशों को तेजी से अपने कब्जे में करता सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाकों पर थी, लेकिन वहां शासन था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। लंबी चली लड़ाई में जीत चंद्रगुप्त के नाम हुई और उसने सेल्यूकस को हरा सिंधु के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया।
बंगाल से लेकर हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश चंद्रगुप्त की छत्र छाया में आ गए। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप ले लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का सपना बिंदुसार का सपना बना। उसने दक्षिण पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के समस्त प्रदेशों को जीतकर मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य के रथ की विजय पताका लहराते दौड़ने लगी। लगभग सारा उपमहाद्वीप मौर्यों के कब्जे में आ गया। सिर्फ एक क्षेत्र था जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो था पूर्वी तट कलिंग। कलिंग आजाद अविजित था। उसने विजयी मौर्य रथों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया था। कलिंग की सीमा पर अब भी कलिंग का ही ध्वज लहरा रहा था। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म दिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरुओं की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीख ली थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुसीम को परास्त कर देता था। वाह अद्भुत! अशोक मेरे पुत्र, तुम्हारा भाई सुशील तुमसे ज्येष्ठ है, उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और पराक्रम के आगे तुमसे छोटे हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे प्रिय हो पुत्र। तुम पितामह चंद्रगुप्त के पौत्र, मौर्य साम्राज्य के भाग्य संरक्षक। तुम्हारी देखरेख में मौर्य वंश और साम्राज्य वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सकूं। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो पुत्र। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुशील व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ हूँ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे पे होनी चाहिए वो अशोक के कंधे पे डाली जा रही है। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग मन शंकित होता है। सुशील बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया।
अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुसील का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था।